हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKL स्टडी व्यासी। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। और उस चैप्टर में से हम टॉपिक पढ़ेंगे आज जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं देखने को। और हम आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की सेकंड फिजिक्स का चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा प्रकाश का अपवर्तन। और हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश के बारे में पहले से ही कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपवर्तन के अर्थ की कि अपवर्तन का अर्थ क्या होता है बेटा। तो अपवर्तन का अर्थ हम बता दें कि अपवर्तन का अर्थ होता है रास्ते में आया बदलाव, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यानी कि भटक जाना। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी नई जगह जाता है और उसे रास्ते का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो तो नई जगह जा रहा है, तो हो सकता है वो एक दो बार क्या है अपने रास्ते से भटक जाता है, यानी कि विचलित हो जाता है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि अपवर्तन का अर्थ होता है रास्ते में आया बदलाव, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यानी कि भटक जाना, ठीक है ना। तो हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और इस प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे एक फिगर के माध्यम से। तो जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये मेरे पास कोई पृष्ठ है या तल है। और जब कोई प्रकाश किरण, अब देखें पहले ये देखना ये है कि इस पृष्ठ पर एक माध्यम हम ऊपर लेंगे, दूसरा माध्यम नीचे। तो एक माध्यम ऊपर है, मान लेते हैं कि यहां पर ये माध्यम है आपके पास विरल माध्यम। क्या है बेटा? विरल माध्यम। और नीचे मान लेते हैं इसके ये वाला माध्यम है अपने पास सघन माध्यम। क्या है बेटा? सघन माध्यम, ठीक है ना, सघन माध्यम। अब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है बेटा? विचलित हो जाती है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित। यानी इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाकर के ये क्या हो जाएगी बेटा? अपने मार्ग से भटक जाएगी, विचलित हो जाएगी। अब ये दो तरीके से विचलन होगा इसका। या तो अब देखें कि ये जिस पृष्ठ पर टकरा रही है उस जगह एक बनता है आपतन बिंदु, और उस आपतन बिंदु पर एक हम नॉर्मल खींचते हैं जिसको बोलते हैं बेटा अवलंब। क्या बोलते हैं? अवलंब। अब देखो, अब इसकी जब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करेगी तो इसके विचलित होने की दो स्थितियां डिनोट होगी यहां पर। अब दो स्थितियां होंगी कैसे? या तो ये अवलंब की ओर झुकेगी या फिर ये अवलंब से दूर हटेगी। या तो ये क्या होगी? अवलंब की ओर झुकेगी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करेगी, या तो ये अवलंब की ओर झुकेगी ऐसे करके, या फिर ये क्या होगी? अवलंब से दूर हटेगी, या फिर ये क्या होगी बेटा? ऐसे आएगी और अवलंब से क्या है? दूर हटेगी। ऐसे दो स्थितियां कंडीशन होंगी यहां पर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो किरण आती है उस किरण को क्या बोलते हैं बेटा? उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आती है बेटा उस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। और जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो ये वाली किरण है इसमें, और इस किरण को बोला जाएगा बेटा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है ना।
जो हमने आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल डाला है उसको हम बोलेंगे अविलंब। क्या बोलेंगे बेटा? अविलंब। अब कि जो आपतित किरण होती है और जो अविलंब होता है इसके बीच में एक एंगल बनता है और उस एंगल को डिनोट करते हैं आई से, और इस एंगल को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है बेटा? आपतन कोण। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण है और ये अविलंब है। अगर आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरे माध्यम में जो किरण प्रवेश कर जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उस किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण। क्या कहा जाता है बेटा? अपवर्तित किरण। और ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो अविलंब है इसके बीच में एक एंगल बनता है और उस एंगल को कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और उस एंगल को कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या बोलते हैं इसको बेटा? अपवर्तन कोण। और ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है। अब देखो, इस पृष्ठ के यानी कि तल के एक माध्यम ऊपर लिया था मैंने, विरल नीचे लिया था सघन माध्यम। सघन माध्यम को हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ड्रॉ कर सकते हैं। या तो इसे आप जल समझें या इसे आप कहां समझें, इस तरह से, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इसे। अब देखें, सेम चीज इसमें भी है, बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें अंतर यह है कि इसमें जो अपवर्तित वाली किरण है ये अविलंब से दूर हट रही है, और इसमें अंतर क्या है बेटा कि इसमें अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक रही है। अपवर्तित वाली जो किरण है वो अविलंब की ओर झुक रही है। तो देखो यहां पर दो माध्यम लिए हमने, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। अब समझना यह है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे विरल माध्यम क्या होता है सर, सघन माध्यम क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको, विरल माध्यम जहां पर प्रकाश की चाल अधिक होती है वहां पर विरल माध्यम होता है, जहां पर प्रकाश की चाल बेटा कम होती है वहां पर सघन माध्यम होता है। ठीक, ऐसे हम समझ सकते हैं। अगर ऐसे समझना है तो अच्छी बात है, सबसे सिंपल तरीका है यही, जहां पर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है वहां पर विरल माध्यम होता है, और सबसे जहां पर प्रकाश की चाल सबसे कम होती है वहां पर क्या होता है? सघन माध्यम होता है। ठीक, अच्छा, दूसरा तरीका हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक रही है तो पहले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं और दूसरे को सघन कहते हैं। अगर यही अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट रही है, अगर यही अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट रही है तो पहले माध्यम को बेटा सघन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघन माध्यम। और दूसरे को क्या कहा जाता है बेटा? विरल माध्यम। ये कब कहा जाएगा? जब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट रही है तब कहा जाएगा। तो अब देखो, ये जो किरण आती है इसको भी वही जो सेम चीज मैंने यहां बताया वही चीज इसमें भी लिख देनी है। तो यहां पर एंगल ये वाला क्या रहेगा? आई एंगल रहेगा, और यहां पर एंगल क्या रहेगा? आर एंगल रहेगा। लेकिन देखो एक चीज याद रखना, माध्यम चेंज होने पर कोण क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो पहले विरल था दूसरा सघन था, अब यहाँ पर पहला सघन हो गया और दूसरा मेरे पास यहाँ पर विरल हो गया। लेकिन माध्यम चेंज होने पर इनके एंगल क्या हो जाते हैं? आपस में चेंज हो जाते हैं। इस आई की जगह आर बनेगा कोण और इस आर की जगह आई कोण बनेगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरी एक वजह रही है कि मैंने दोनों चित्रों में जो प्रकाश आपतित कराया है वो ऊपर से ही आपतित कराया है। देखो इस चित्र में भी मैंने प्रकाश ऊपर से ही आपतित कराया है और इस वाले चित्र में भी मैंने प्रकाश ऊपर से ही आपतित कराया है। इसलिए मैंने दोनों के एंगल ऊपर सेम रखे हैं और नीचे भी दोनों के एंगल मैंने सेम रखे हैं। लेकिन आप इस बात को याद रखना कि माध्यम चेंज होने पर उनका जो कोण होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ठीक, अब आप इसमें किस प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं? तो देखें कैसे हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको इसमें
परिभाषा बता देनी है। अब इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि जो आपतित किरण है और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अवलंब है और ये जो अपवर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, क्योंकि तल तो हमारे पास एक ही है ना ये, तो इसी एक ही तल में ये तीनों बैठे हुए हैं। इसलिए हम इसकी पहला नियम यही देंगे कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका हम पहला नियम देंगे। इसका दूसरा नियम क्या है बेटा? तो इसका दूसरा नियम देखें तो समझें। इसका दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण की जिया किसको बोलते हैं बेटा? साइन को। साइन को हिंदी में क्या बोला जाता है? जिया। तो इसमें आपतन कोण की जिया, तो आपतन कोण कौन सा है बेटा? आपतन कोण ये है अपने पास। क्या है? आपतन कोण। तो आपतन कोण की जिया क्या रहेगी? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की जिया, तो अपवर्तन कोण है ये वाला बेटा अपने पास। तो अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नेतांक होता है। क्या होता है बेटा? एक नेतांक होता है। यानी कि आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर के अनुपात को, बटे को अनुपात बोलते हैं, तो के अनुपात को क्या कहते हैं? नेतांक कहते हैं। ठीक है ना? अब इस नेतांक को क्या कहते हैं? तो देखें, इस नेतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहला माध्यम क्या है? इसमें विरल है, दूसरा क्या है? सघन। तो इस नेतांक की अगर हम परिभाषा की बात करें बेटा, तो इस नेतांक की परिभाषा यही है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, इस नेतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो, अगर मैं पहले माध्यम को 1 से प्रदर्शित करूं और दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित करूं, तो लिखने का तरीका इसका यह है कि इस तरह से 1 और 2। इसका मतलब यह है बेटा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा इस नेतांक को क्या कहते हैं? इस नेतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और पहले माध्यम को मैं 1 से रिप्रेजेंट करके चला और दूसरे माध्यम को मैं 2 से रिप्रेजेंट करके चला, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 1 और 2 ऐसे लिखा जाएगा। और इसका मतलब मैं तुम्हें बता के गया अभी कि इसका मतलब यह है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा इस तरीके से जाएगा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इस नेतांक की जगह हम पुट अप करेंगे क्या? 1 और 2, क्योंकि इस नेतांक को ही कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन में हो जाएगा साइन आर। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि अगर हम प्रकाश की दिशा पलट दें, यानी कि पहले प्रकाश हमने विरल माध्यम से ऐसे डाला, अगर हम प्रकाश नीचे से डालें तो क्या होगा भाई? तो देखो, अब इनके जब प्रकाश की दिशा पलट दी जाएगी, यानी कि इनके माध्यम चेंज कर दिए जाएंगे, तो इनके एंगल क्या हो जाते हैं बेटा? आपस में चेंज हो जाते हैं। यानी कि आई की जगह आर बनेगा और आर की जगह आई बनेगा। यानी कि ये माध्यम चेंज होने पर इनके एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। कब चेंज होते हैं? जब प्रकाश की दिशा पलट दी जाए तब। तो लिखेंगे यहां कि यदि प्रकाश की दिशा पलट दी जाए तब क्या होगा? प्रकाश की दिशा पलट रहे हैं, यानी कि इसमें ऊपर से डाला, अब हम नीचे से डाल रहे हैं, तो माध्यम क्या कर रहे हैं बेटा? चेंज कर रहे हैं। तो माध्यम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा कि 2 चला जाएगा 1 के स्थान, 1 आ जाएगा 2 के स्थान। तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 और 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और इसको लिखेंगे 2 और 1 बराबर हो जाएगा। जब माध्यम चेंज हो गए आपस में,
तो इनके एंगल भी चेंज हो जाएंगे आपस में। आई की जगह आर बनेगा और आर की जगह बनेगा आई, तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन में हो जाएगा साइन आई। क्या हो जाएगा? साइन आई। अब देखेंगे कि अगर हम इन दोनों माध्यमों का आपस में गुणन कर दें, यानी कि गुणा कर दें, तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, हम इस चीज को देखें। तो देखो, अब हम अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और इस समीकरण के राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई इस समीकरण के राइट हैंड साइड से करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 बराबर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, तो ये होगा साइन आई अपॉन में साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन में हो जाएगा साइन आई। अब देखो यहाँ साइन आई से साइन आई कैंसिल हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई में साइन आर से साइन आर कैंसिल हो रहा है भाई, कितना बच रहा है 1, तो यहाँ पर आ गया 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 बराबर में कितना आ गया 1। ये निष्कर्ष निकला। यहां से क्या निष्कर्ष निकला बेटा? यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जब दो माध्यमों का यानी आपस में गुणन किया जाए, गुणा किया जाए, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1। अब जरूरी नहीं कि आपके पास दो ही माध्यम हो, अब जरूरी नहीं है ऐसा कि आपके पास दो ही माध्यम हो, लेकिन अब आपके पास कितने भी माध्यम हो, दो या दो से अधिक, चाहे जितने भी माध्यम हो, अगर हम उनका आपस में गुणन करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमेशा हमारे पास आंसर कितना आएगा 1। अभी हम आपको दो माध्यम बता के गए, यहाँ पर एक माध्यम हम यहाँ पर विरल बता के गए और दूसरा माध्यम हम यहाँ पर क्या बता के गए बेटा? सघन। अब हम माध्यम लेके चलेंगे बेटा कितने? 3। ठीक है ना? अब माध्यम कितने लेके चलेंगे हम बेटा? 3। इस सघन में दो माध्यम और आ जाते हैं आपके पास, एक आ जाता है आपके पास जल और दूसरा आ जाता है आपके पास कांच, और विरल वाले में हम लेते हैं वायु। तो इस तरीके से हम इसमें 3 माध्यम लेके चलेंगे बेटा। कितने माध्यम लेके चलेंगे? 3। चलिए चलते हैं। अगर इसके 3 माध्यम हो, पहला वायु, दूसरा जल और तीसरा कांच, कितने माध्यम हो गए बेटा? 3। यदि माध्यम 3 हो, यदि माध्यम 3 हो, कौन कौन सा? पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच। 3 माध्यम हो अपने पास, तो मैं पहला लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं। पहला है मेरे पास वायु, दूसरा है मेरे पास जल, तीसरा है मेरे पास कांच। अब देखें, हम अब इनके अंग्रेजी अक्षर से डिनोट करके चलेंगे। तो वायु को इंग्लिश में कहते हैं एयर, और एयर का पहला अक्षर ए लेके चलेंगे, यानी कि वायु को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जल को कहते हैं वाटर, वाटर का पहला अक्षर हम डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। तीसरा है हमारे पास कांच, और कांच को कहते हैं हम ग्लास, तो इसको हम जी से रिप्रेजेंट करके चलेंगे, यानी कि पहले अक्षर से। ठीक है ना? तीनों माध्यमों के पहले अक्षर से हम रिप्रेजेंट करके चलेंगे। अब यहाँ पर ये देखो कि पहले तो हमारे पास दो माध्यम थे, यानी कि 1 और 2, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पर खत्म। अब जहां पर खत्म होता है वहीं से स्टार्ट कर देते, तो 1 से स्टार्ट हुआ 2 पर खत्म, और 2 से स्टार्ट हुआ 1 पर खत्म। तो लिखा कैसे मैंने? 1 and 2, यानी 1 से स्टार्ट किया 2 पर खत्म, अब जिस पर खत्म हो रहा उसी से स्टार्ट करना है अगला, तो 2 से स्टार्ट किया फिर 1 पर खत्म। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। तो पहले अब हमारे पास माध्यम कितने हो गए? 3। अगर हमारे पास 3 माध्यम है, 1 2 3, अगर ये 3 माध्यम है तो इनको कैसे लिखेंगे? तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे 2 पर खत्म, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 3 पर खत्म, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 1 पर खत्म हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे? 1 से स्टार्ट 2 पर खत्म,
तो ये 1 से स्टार्ट 2 पर खत्म। अब 2 पर खत्म हो गया, जहां खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट 3 पर खत्म, तो ये हो जाएगा 2 and 3। फिर 3 से स्टार्ट किया 1 पर खत्म, तो ये आ गया 3 and 1। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर कि 2 या 2 से अधिक माध्यमों का आपस में गुणन किया जाए, यानी कि गुणा किया जाए, तो उनका आंसर कितना आएगा बेटा? उनका आंसर आएगा 1। तो इसलिए यहाँ पर 3 माध्यमों का आपस में गुणन हो रहा है, तो आंसर कितना मिलेगा बेटा हमें? यहाँ 1। अब देखो, अब हम इनके अंग्रेजी अक्षर से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। तो देखो, माध्यम एक को क्या कहते हैं? वायु। वायु का अंग्रेजी लेटर क्या है? फर्स्ट वाला ए, एयर। एयर बोलते हैं ना वायु को, तो पहला अक्षर क्या? ए। तो 1 की जगह पुटअप करेंगे कितना? ए। तो ए एंड 2। 2 का है मेरे पास 2। दूसरा जल, दूसरा माध्यम क्या है मेरे पास? जल। जल को कहते हैं वाटर। वाटर का पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। इनटू, फिर से 2 की जगह क्या लगाएंगे? डब्ल्यू एंड 3। 3 कौन सा है? कांच। कांच को कहते हैं ग्लास। ग्लास का पहला अक्षर जी, तो 3 की जगह हम लगाएंगे क्या? अंग्रेजी लेटर जी। इनटू, फिर से 3 की जगह अंग्रेजी लेटर जी एंड 1। 1 की जगह क्या लगाएंगे? वायु, यानी कि एयर। ए बराबर 1। अब यहां से हम एक ऐसा फंडा निकालेंगे, और वो फंडा अक्सर कर क्या होता है बेटा कि एग्जाम में न्यूमेरिकल छोड़ता ही छोड़ता है उसी फंडे से, ठीक है ना? तो एक ऐसा फंडा निकाल के लाएंगे यहां से कि न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल हो, और न्यूमेरिकल जो देगा बोर्ड एग्जाम, वो न्यूमेरिकल इस वाले क्रम में देगा, यानी कि डब्ल्यू एन जी। यानी कि इसका मतलब है बेटा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसी पर धुआंधार सबसे ज्यादा छोड़ता है न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम। तो यहां से WNG निकालेंगे, तो WNG के ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ हम डिवाइड में भेज देंगे इन्हें, ठीक है ना? दूसरी तरफ जब जाएंगे तो ये किस में जाएंगे बेटा? डिवाइड में। तो ये बन जाएगा अब यहाँ पर WNG बराबर, ये दोनों संख्या उस तरफ जाएंगी तो डिवाइड में A एंड W मल्टीप्लाई हो जाएगा G एंड A। अब इस पर भी तुम्हें घुमा देगा एग्जामिनर, क्या करेगा? घुमा देगा। कौन सा पोर्शन दोनों में से ऊपर भेजेगा, यानी कि कौन सा अपवर्तनांक सबसे ज्यादा ऊपर रख देगा, तो इसमें से ये वाला अपवर्तनांक सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है ऊपर छोड़ेगा। जब ये अपवर्तनांक ऊपर जाएगा तो इसके माध्यम हो जाएंगे आपस में चेंज, और जब इसके माध्यम आपस में चेंज हो जाएंगे तो जी की जगह आएगा ए, और ए की जगह आ जाएगा जी, यानी कि ये दोनों माध्यम आपस में चेंज। कब? जब ये ऊपर जाएंगे तब। तो ये बन जाएगा ए एंड जी डिवाइडेड बाई बचेगा कितना? ए एंड डब्ल्यू। यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आया बेटा? WNG बराबर ANG बटे ANW। ठीक है, ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव के पर्पस से हमें एक इसमें बात याद रखनी है कि अगर ये इसमें से क्या होता है बेटा कि काफी समय से मैं देखता आ रहा हूं कि अक्सर कर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में दे भी देता है, तो भी इसी फंडे पर न्यूमेरिकल देगा, ठीक है ना? और अगर न्यूमेरिकल यहां से भी नहीं बन रहा है तो यहां पर क्या करेगा कि एक ऐसा प्रश्न बना के देगा जिसमें आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में या क्रिया में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो सदैव अपवर्तित रहती है, ये पूछेगा आपसे। तो आप सभी याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में एक ऐसी भौतिक राशि है जो सदैव कभी बदलती ही नहीं है, ठीक है ना? तो वो है भौतिक राशि अपने पास क्या है बेटा? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। ये एक ऐसी भौतिक राशि है कि प्रकाश किसी भी माध्यम में चला जाए ये बदलती नहीं है, ये अपवर्तित रहती है, यानी कि उतनी ही रहती है जितनी होगी प्रकाश की, ठीक है ना? ठीक, तो बाकी का प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, प्रकाश का वेग बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती। तो न्यूमेरिकल इसी लैंग्वेज में आपको ऑब्जेक्टिव में छोड़ेगा कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो सदैव बदलती नहीं है, यानी कि अपवर्तित रहती है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहां पे, उन चारों में से ये ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, तो आपको इसी पर टिक करना है। स्टॉप।
चलिए आप टॉपिक लेते हैं प्रिज्म, और आप प्रिज्म पढ़ाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है प्रिज्म, ठीक है ना। अब देखें प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, जैसा कि 10th क्लास में सभी परिचित होकर आ रहे होंगे इस प्रिज्म से, और 10th में भी टॉपिक है ये प्रिज्म। तो अब हम देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, यानी एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो दो समतल पृष्ठों से, ये इसका क्या है आधार हो जाएगा और ये दो इसके समतल पृष्ठ हो जाएंगे, तो ये इस तरह से क्या है घिरा रहेगा, ठीक है ना। तो अब यदि हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो किस प्रकार से इसकी परिभाषा देनी है, तो परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखनी है कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है, समान पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक। अब प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। इस प्रकार से हमें प्रिज्म की परिभाषा देनी है, यानी कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है बेटा उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके जो बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहेंगे या फिर बेटा अपवर्तक कोण कहेंगे। जैसे त्रिभुजाकार आकृति होती है प्रिज्म की, तो ये इसका क्या है आधार, मान लेने कि ये इसका क्या है आधार है, ये इसका क्या है बेटा आधार है, और ये इसकी क्या है अपवर्तक पृष्ठ है। तो ऐसे लगाएंगे। तो अब इनके जो बीच का ये वाला जो कोण है, इनके बीच का अपवर्तक पृष्ठ के जो बीच का कोण है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण। तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति होती है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये वाला जो कोण है इसका, ये कोण होता है प्रिज्म कोण, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्रिज्म कोण बोला जाता है या अपवर्तक कोण बोला जाता है, ठीक है ना। और जो प्रिज्म के ये जो पृष्ठ हैं, इस पृष्ठ को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि यहां से प्रिज्म का क्या होता है बेटा अपवर्तन, यानी प्रकाश का क्या होता है यहाँ इन पृष्ठों से अपवर्तन होता है। प्रिज्म के इन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे बेटा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, और
जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र सिद्ध कीजिए, जो कि क्वेश्चन में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो डालेंगे हेडिंग, थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। चलिए हेडिंग डालते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, जो एग्जाम में हर वर्ष आता ही आता है किसी भी सेट में, ठीक है ना। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे तो देखेंगे, पहले हम यहाँ पर एक प्रिज्म बना लेते हैं। तो इस तरह का एक त्रिभुजाकार आकृति में एक प्रिज्म होता है, जो इस तरीके से मैंने त्रिभुजाकार आकृति से बनाया हुआ है। अब जैसे ही इस प्रिज्म पर कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे तो देखो जो किरण आती है, आपको पता है कि उस किरण को बोलते हैं भाई आपतित किरण, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास श्वेत प्रकाश की किरण है और ये इस प्रिज्म के इस पृष्ठ पर यहाँ पर टकराई है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक आपतन बिंदु बनेगा। और आपको प्रकाश के अपवर्तन में मैं बता के गया था इसी में कि जहां पर आपतन बिंदु होता है वहां पर एक अवलंब खींचते हैं। तो यहाँ पर ये किरण टकराई है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक अवलंब खींचेंगे। तो हम यहाँ पर एक इस तरह से अवलंब डाल दें, ये हमारे पास अवलंब है। अब मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है बेटा, विचलित हो जाती है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अवलंब की ओर झुकती हुई जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकाश किरण को जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाके ये अवलंब की ओर झुक के जाएगी ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। ये इस तरह से झुक के जाएगी। अब देखो ये प्रकाश किरण फिर से प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर टकरा गई, तो यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, एक आपतन बिंदु बनेगा और इस आपतन बिंदु पर फिर से हम एक अवलंब खींचेंगे। फिर से क्या करेंगे बेटा, एक अवलंब खींचेंगे। अब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से, क्योंकि प्रिज्म कैसा होता है बेटा, सघन माध्यम यानी कांच का होता है यानी सघन, तो अब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या है बेटा, अवलंब से दूर हट के जाएगी। क्या है, अवलंब से दूर। इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश किरण क्या है बेटा, अवलंब से दूर हटती हुई जाएगी। इस तरह से ये अवलंब से क्या है बेटा, दूर हटती हुई जाएगी। अगर इस अपवर्तित किरण को मैं पीछे की ओर आवाज करा दूं, ऐसे करके पीछे की ओर क्या करा दूं बेटा, आवाज करा दूं, तो जहां पर भी ये दोनों आभासी किरण है आपस में कट करेंगी, वहां पर एक कोण बनता है और वो कोण रिप्रेजेंट होता है आपके डेल्टा से। किससे होता है बेटा, डेल्टा से, जिसे बोलते हैं विचलन, ठीक है ना, विचलन। अब देखें कि जो किरण आती है और जिस जगह टकराती है वहां पे आपतन बिंदु बनता है और वहां पर हमने क्या किया, एक अवलंब खींचा, ठीक है। ये हमारे पास अवलंब है और ये आपतित किरण है। तो अवलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा आपके पास आई, बताया गया था आपको वीडियो में, टॉपिक में, प्रकाश के अपवर्तन में। ये अपवर्तित वाली किरण है और ये अवलंब है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा आपके पास आर। इसी प्रकार से अगर ये एंगल आई है तो इस एंगल को हम मान ले रहे हैं कि ये एंगल है आई डैश। अगर ये एंगल आर है तो इस एंगल को हम मान ले रहे हैं कि ये एंगल है अपने पास आर डैश। अब देखो यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है वो होता है एन बराबर, इधर देखो लिख रहा हूं मैं, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा सफिक्स एम अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है। और इसको सिद्ध करने के लिए बेटा आपको दो त्रिभुज और एक चतुर्भुज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दो त्रिभुज किस तरीके से हैं, एक त्रिभुज अपने पास ये नजर आ रहा है डी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं डी क्यू
और ये आर, यानी इस तरीके से एक त्रिभुज ये नजर आ रहा है। एक त्रिभुज में नीचे नाम दे रहा हूं इस पॉइंट को ई, तो एक त्रिभुज देखो नीचे से नजर आ रहा है ई क्यू आर, और एक चतुर्भुज की जरूरत पड़ेगी तो इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं ए। अब चतुर्भुज है इसमें ए क्यू ई आर, यानी इस टाइप से एक चतुर्भुज है। तो ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र निकालने के लिए, यानी कि सिद्ध करने के लिए आपको दो त्रिभुज लेके चलने हैं और एक चतुर्भुज लेके चलना है। तो देखो, अगर ये एंगल अपने पास आई है और ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल होगा बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस हो जाएगा, और ये एंगल आएगा अपने पास आई माइनस आर। कितना आएगा बेटा, आई माइनस आर। और ये वाला एंगल निकालें अगर हम, तो ये एंगल कितना आएगा बेटा, ये एंगल आएगा आई डैश माइनस आर डैश, यानी बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस, ऐसे समझे, आई डैश माइनस आर डैश। ये एंगल कितना आएगा बेटा, आई डैश माइनस आर डैश। अब देखो लगाते हैं, तो इसमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है डी क्यू आर, त्रिभुज है डी क्यू आर में चलेंगे। तो देखो त्रिभुज में डी क्यू आर में एक जो कोण बन रहा है वो त्रिभुज के बाहर बन रहा है डेल्टा, और जब कोई कोण त्रिभुज के बाहर कोण होता है तो फिर उस जगह हम बहिष्कोण प्रमेय लागू करते हैं। और बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योग, यानी कि अंदर के कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, जैसे मैं अगर तुम्हें समझाऊं, तो मैंने जैसे कोई त्रिभुज लिया, ये मेरे पास क्या है बेटा, कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, और इस तरीके से यहाँ पर कोई एंगल मान लीजिए अपने पास बन रहा है अल्फा, और यहाँ मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है बीटा, और यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है गामा। तो जो अल्फा है त्रिभुज के बाहर है, तो यहाँ पर हम बहिष्कोण प्रमेय लागू करेंगे। तो ये जो अल्फा है इसका जो मान होता है वो त्रिभुज के दो अंदर के जो कोण होते हैं उन कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात अल्फा बराबर होता है बीटा प्लस गामा। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। तो इसी त्रिभुज में आपके पास जो डेल्टा है ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बहिष्कोण प्रमेय लागू करेंगे, और बहिष्कोण प्रमेय होती है कि जो बाह्य का कोण है वो दो अंत कोणों के योग के बराबर, अर्थात ये बन जाएगा डेल्टा बराबर, यानी कि त्रिभुज लगा दे रहा हूं मैं डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, इस तरीके से कोण डी आर क्यू। अब देखो डेल्टा बराबर कोण क्यू कितना बन रहा है, आई माइनस आर, कोण कितना है आई माइनस आर, और प्लस कोण आर कितना है बेटा, कोण आर है आई डैश माइनस आर डैश। तो यहां लगाएंगे कोण आई डैश माइनस आर डैश, ये अपने पास कोण है। अब यहां पर देखो कोण है अपने पास, अब यहां पर देखो कि आई आई वाले तो मैं एक तरफ कर रहा हूं, आर आर वाले में एक तरफ कर रहा हूं, तो आई प्लस आई डैश, कोण आई प्लस आई डैश, और देखो यहां पर ये आर भी माइनस है और ये आर डैश भी माइनस है, तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा, माइनस का कोण आर प्लस आर डैश। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन गया माइनस, और ये आर प्लस हो जाएगा, ये आर मेरा प्लस हो जाएगा। मान लेते हैं इसे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसमें एक चतुर्भुज की जरूरत है, और चतुर्भुज है आपके पास ए क्यू ई आर, यानी इस तरीके से ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें एक चतुर्भुज चलते हैं, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, तो आप सभी जानते हैं चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 होता है। लेकिन इसमें से हमें दो कोण लेने हैं, कितने कोण लेने हैं, दो कोण। अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है बेटा, तो दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो हमें इस चतुर्भुज के दो कोण लेने हैं, एक ये है कोण ए और एक ये है कोण ई, इन दोनों कोणों को लेने, बाकी का कोण क्यू कोण आर तो हमारे त्रिभुज में निकलते ही जा रहे हैं, इनको हमें टच नहीं करना है, हमें केवल और केवल चतुर्भुज के दो कोणों से मतलब रखना है। तो चतुर्भुज के दो कोण हैं, कोण ए
प्लस कोण ई। तो चतुर्भुज के जब चारों कोणों का योग 360 होता है तो चतुर्भुज के दो कोणों का योग बेटा 180 होगा। तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर कितना आ गया 180। मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब देखें दूसरा त्रिभुज है ई क्यू आर। दूसरा त्रिभुज क्या है इसमें, त्रिभुज ई क्यू आर में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 अंश होता है। तो देखो यहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ई प्लस कोण आर प्लस कोण आर डैश। तो कोण ई प्लस कोण आर प्लस कोण आर डैश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया बेटा 180 अंश हो गया। मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब देखें अगर हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड का कंपेयर करा दें, अगर हम समीकरण सेकंड और थर्ड की कंपेयर करा दें यानी कि तुलना करा दें, तो यहां से देखो ए का मान कितना नजर आएगा। ए का मान कंपेयर कराने पर ए बराबर आर प्लस आर डैश आएगा, क्योंकि कंपेयर कराने पर यानी तुलना कराने पर सेम चीजें जो होती हैं वो हट जाती हैं और ए बराबर आ जाएगा अपने पास क्या आर प्लस आर डैश। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 4 फोर्थ। या फिर इसको आप ऐसे समझ लें कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर तो भी आपके पास यही संख्या आएगी ए बराबर आर प्लस आर डैश, ठीक है ना। तो अब इसको हमने माना समीकरण नंबर 4। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है बेटा कि न्यूनतम विचलन स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है बेटा कि ये जो कोण आई है ये आई डैश के बराबर होता है और जो कोण आर है वो कोण आर डैश के बराबर होता है। यानी कि न्यूनतम की विचलन अवस्था में यानी न्यूनतम की विचलन स्थिति में आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो आई है वो आई डैश के बराबर और जो आर है वो आर डैश के बराबर होता है और जो डेल्टा है ये डेल्टा सफिक्स एम के बराबर होता है, जिसे हम अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूनतम की विचलन अवस्था में ये शर्त आपको याद रखनी है। अब हम चलेंगे इसमें समीकरण नंबर फर्स्ट से। किससे चलेंगे बेटा समीकरण नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो डेल्टा की जगह आपको डेल्टा एम पुट करना है क्योंकि डेल्टा का मान डेल्टा सफिक्स एम है, तो इस डेल्टा की जगह पुटअप करना है डेल्टा सफिक्स एम बराबर आई प्लस आई डैश। इस आई डैश की जगह आपको आई पुटअप करना है। जैसे ही यहां पर आई प्लस आई पुटअप करोगे तो आई प्लस आई हो जाएगा और आई प्लस आई जुड़ के हो जाएगा 2i, फिर माइनस आर प्लस आर डैश। तो यहां पर देखो आर प्लस आर डैश का मान कितना है ए। अगर तुम इस आर डैश की जगह तुम आर लगाते हो तो आर प्लस आर हो जाएगा यहाँ पर कितना 2r, और फिर से 2r का मान ढूंढोगे तो आर डैश की जगह यहाँ फिर से आर लगाना पड़ेगा और आर प्लस आर हो जाएगा 2r और 2r का मान मिलेगा a। इसलिए मैं इतना घुमा के ना करके मैं इसे डायरेक्ट रख रहा हूं कि यहाँ पर r प्लस आर डैश, तो r प्लस आर डैश समीकरण 4 से a के बराबर है, तो मैं इसकी जगह कितना पुटअप करके चल रहा हूं a पुटअप करके चल रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां से देखो मुझे निकालना है आपतन कोण I, इस आपतन कोण का मान निकालना है तो a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a इधर माइनस का और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2i, तो ये हो जाएगा 2i बराबर a इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा a प्लस डेल्टा सफिक्स m। डेल्टा m पहले से प्लस का बैठा था। अब यहां से i निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो बटे में जाएगा, यानी कि i बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m अपॉन में 2। ये निकलाया आपतन कोण। ये क्या निकलाया बेटा आपतन कोण। अब हमें क्या चाहिए अपवर्तन कोण r का मान चाहिए और इस r का मान हम समीकरण नंबर 4 से लेंगे। इस r का मान कहां से लेंगे बेटा हम
समीकरण नंबर 4 से लेंगे। तो देखो यहां पर इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में देखो r बराबर है किसके, r डैश के, तो r डैश की जगह हम अगर r पुट अप कर दें तो r प्लस r हो जाएगा, और जब r प्लस r होगा तो जोड़ के कितना बन जाएगा 2r, और 2r बराबर आ जाएगा a, कितना आ जाएगा बेटा a बराबर 2r या 2r बराबर a। जब यहां से हम r निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा कितना a अपॉन 2, r बराबर कितना आ जाएगा बेटा a अपॉन 2 आ जाएगा। अब हमें स्नेल के नियम से चलना है, किससे चलना है बेटा, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है बेटा, सबने पढ़ा होगा, मैंने भी अभी पढ़ाया है तुम्हें, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया है, तो उसी को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अब स्नेल का नियम क्या होता है बेटा, n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखें n बराबर साइन आई, तो देखो आई का मान यानी आपतन कोण निकाल के लाए थे हम a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, इस आई की जगह पुट अप करेंगे a प्लस डेल्टा सफिक्स m अपॉन में 2 अपॉन साइन आर, साइन आर, आर का मान कितना निकाल के लाए बेटा a अपॉन 2, तो यहां पर r का मान पुट अप करेंगे a अपॉन 2। तो ये आ गया अपने पास प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है ना। इसको सिद्ध करने के लिए पेपर में पूछा जाता है, तो हम इस प्रकार से इसे सिद्ध कर सकते हैं, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। हर बार किसी ना किसी सेट में आपको ये दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अब हम थोड़ा सा और देखेंगे इसका आगे का पोर्शन क्या है। तो अगर हम बात करें पतले प्रिज्म की, तो पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म की अगर हम बात करें तो पतले प्रिज्म का मतलब होता है कि जो प्रिज्म कोण है वो 5 डिग्री से कम होना चाहिए। ये जो प्रिज्म कोण बनता है ये कितने डिग्री से, 5 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखो पतले प्रिज्म की अगर हम कंडीशन लगाएं यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा बेटा कि जब ये साइन में ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो इनवर्स में चला जाएगा। तो मैं ऐसा इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि साइन से हम साइन को कैंसिल कर सकते हैं, तो n बराबर ये आ जाएगा a प्लस डेल्टा सफिक्स m अपॉन में 2, और अपॉन में आएगा a अपॉन 2, a अपॉन 2। यहां पर देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, बच के आ रहा है अपने पास a प्लस डेल्टा सफिक्स m अपॉन में a, यानी कि n बराबर कितना आया a प्लस डेल्टा सफिक्स m अपॉन में a। अब इसके नीचे हम 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस डेल्टा m का 1 में करेंगे तो आएगा अपने पास a प्लस डेल्टा m, और a का na से करेंगे मल्टीप्लाई तो na आएगा। अगर हम यहां से डेल्टा m निकालेंगे तो a जाएगा उस तरफ, किसका हो जाएगा माइनस का। अब यहां से कॉमन क्या है हमें a, यहां से a कॉमन है तो यहां बचेगा n, यहां बचेगा 1, तो n माइनस 1 इंटू में a। ये आ गया आपका पतले प्रिज्म हेतु फॉर्मूला विचलन का, ठीक है ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं। स्टॉप है। चलिए अब देखते हैं हम इस पर न्यूमेरिकल प्रिज्म पर, और न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है, और आज हम इसको लगाएंगे कि ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल है आज का हमारा कि 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, यानी कि हमें एक 60 अंश वाला कोण दे रहा है, और वो भी कौन से का, प्लास्टिक प्रिज्म का। तो प्लास्टिक प्रिज्म वाला एक कोई 60 अंश का एक प्रिज्म है जिसका पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दे रहा है √2, और कहा है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में
हमें ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण। क्या ज्ञात करना है बेटा हमें? अल्पतम विचलन कोण, यानी कि अल्पतम विचलन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सफिक्स m से, जो अभी मैं तुम्हें बता के गया। ये हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा हमें आपतन कोण पूछा है सेकंड पॉइंट पर, हमें आपतन कोण ज्ञात करना है I। इसके अलावा अपवर्तन कोण पूछा है, अपवर्तन कोण को करते हैं R से रिप्रेजेंट, हमें R निकाल के लाना है। फिर हमें निर्गत कोण पूछा है, तो निर्गत कोण जो आपको देखो, निर्गत कोण के लिए मैं घुमाऊंगा नहीं आपको, जो आपतन कोण का मान निकल के आए आंसर, वही निर्गत कोण में रख देना, आंख मीच के रख देना, आपका आंसर बिल्कुल सटीक रहेगा। तो निर्गत कोण यानी कि मैं मान ले रहा हूं आई डैश, ये आपको निकाल के लाना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम इसका डाटा लिखेंगे कि हमें डाटा क्या क्या दे रहा है। तो इसमें डाटा दे रहा है, डाटा क्या क्या दे रहा है हमें, इसमें डाटा दे रहा है प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए से। ए का मान दे रहा है 60 अंश, ए बराबर कितना दे रहा है? 60 अंश। अब इसके बाद अपवर्तनांक कितना दे रहा है बेटा? यहां पर प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रहा है, वो भी पीले प्रकाश के लिए। तो अपवर्तनांक दे रहा है n बराबर √2। इसके बाद हमें ज्ञात करना है अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण, यानी कि डेल्टा सफिक्स m ज्ञात करना है। फिर इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपतन कोण पूछा है हमसे, तो आपतन कोण I ज्ञात करना है। फिर हमसे अपवर्तन कोण पूछा है थर्ड ऑप्शन में, तो हम यहां से अपवर्तन कोण R निकालेंगे। फिर हमसे निर्गत कोण पूछा है, तो हम यहां से निर्गत कोण I डैश निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखें यहां से फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन होता है साइन a/2। अब देखो हम यहां से लगाएंगे n बराबर, ठीक है ना, साइन a का मान हम यहां से लगाएंगे 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a का मान 60 लगाएंगे, 60 अंश अपॉन 2। अब देखें n का मान कितना है हमारे पास? √2 है, हम n का मान √2 लगाएंगे, तो √2 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अंश बटे 2, 2 का भाग 60 में देंगे, ये जाएगा 30 बार, साइन 30 अंश हो जाएगा। अब देखो हम यहां से इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2 का मान मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये आएगा अपने पास साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर साइन 30 अंश का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा √2 मल्टीप्लाई साइन 30 अंश। अब देखें इधर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2 √2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। अब देखें √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? √2 बार। अब अपने पास बचेगा ये साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर, यहां पर कितना बचेगा? √2 से 2 कैंसिल किया हमने, √2 बार, 1/√2 बचेगा, 1/√2। अब हमें ये 1/√2 साइन के टर्म में हमें ये वैल्यू देखनी है कितने अंश पे होती है, तो ये बन जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2, ये साइन होती है 45 अंश की वैल्यू, यानी कि 45 अंश की वैल्यू। अब देखो साइन से साइन, यानी मैं केवल एंगल का कंपेयर करा रहा हूं, मैं एंगल का कंपेयर करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें तो डेल्टा m निकाल के लाना है, अल्पतम विचलन कोण का मान निकाल के लाना है। तो मैं जब एंगल का कंपेयर कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 60 अंश प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर 45। अब इसके नीचे मैं 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का इसमें करूंगा तो 60, यानी कि 60 प्लस डेल्टा m
2 का 45 से यानी कि 2 का 45 से करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 90 यानी कि 90। अब 60 को मैं जब मैं उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का, तो ये मेरे पास आएगा 60 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 90 है माइनस माइनस 60, तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा अपने पास 30 अंश यानी कि 30 डिग्री। ये अपने पास अल्पतम विचलन कोण आ गया। अब आपसे पूछा है आपतन कोण, तो आपतन कोण निकालेंगे तो आपतन कोण का फॉर्मूला बेटा मैंने अभी आपको बताया है, कराया भी है कि आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। अब यहां से हम आपतन कोण निकालेंगे, और जब यहां से हम आपतन कोण निकालेंगे तो देखो ए का मान हमें कितना दिया है 60, ए का मान कितना दिया है बेटा 60, प्लस डेल्टा एम कितना निकाल के लाए 30 अपॉन में 2, 60 और 30 कितना हो गया बेटा 90 अपॉन में 2, जब 2 का 90 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आई के बराबर आएगा कितना 45, आई का मान कितना आ गया 2 से 90 में डिवाइड देंगे कितनी बार आएगा 45, यानी कि आपतन कोण कितना आ गया 45। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है अपवर्तन कोण आर, तो इस अपवर्तन कोण आर निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला कराया कि आर बराबर होता है a/2, तो आर बराबर ए। अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना दिया है आपको 60 अंश, कितना दिया है बेटा 60 अंश, यहाँ पर ए का मान लगाएंगे 60 अपॉन में 2 से 60 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार यानी कि 30 अंश। अपवर्तन कोण कितना आ गया बेटा 30, अपवर्तन कोण कितना आ गया 30। तो अब देखें यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या है निर्गत कोण, तो निर्गत कोण निकालेंगे, चौथा ऑप्शन निर्गत कोण। देखो निर्गत कोण में ज्यादा मशक्कत वाली बात नहीं है, जो आपके पास आपतन कोण निकल के आए उसी को उठा के रख देना बस आंख मीच के, ये अपने पास हो जाएगा कितना आपतन कोण कितना आया 45, यानी कि ये भी अपने पास निर्गत कोण कितना हो जाएगा 45 अंश, ये अपने पास निर्गत कोण आ गया। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल यहाँ से प्रिज्म के फॉर्मूले से बनता है, और हमने ये न्यूमेरिकल आपको करके दिखाया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत छोटा ही क्वेश्चन लिया है मैंने और है बड़ा मजेदार, बहुत सिंपल है करने में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो देखो क्वेश्चन है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण क्या दे रहा है बेटा अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, जबकि आपतन कोण का मान दे रहा है 60 अंश, आपतन कोण का मान कितना दे रहा है बेटा 60 अंश। तो यहां पर देखो डाटा लिखता हूं मैं, क्या दे रहा है n का मान दे रहा है √3, अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण का मान 60 अंश दे रहा है, यानी आपतन कोण को i से रिप्रेजेंट करते हैं, और i का मान दे रहा है अपने पास 60 अंश। पूछा क्या है अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण को करते हैं r से रिप्रेजेंट। तो अभी मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन में फॉर्मूला पढ़ाया कि n बराबर होता है साइन i अपॉन में साइन r। अब देखो यहां से कि n का मान कितना दिया है √3, साइन आई का मान कितना दिया है 60 बटे में है साइन r, साइन r का मान निकाल के लाना है। तो देखो साइन 60 अंश दिया है, साइन r का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन r को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं √3 के स्थान, √3 को ट्रांसफर कर रहा हूं साइन r के स्थान पे, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन r बराबर साइन 60 अंश बटे √3। अब साइन r बराबर साइन 60 अंश का मान होता है कितना √3 बटे में 2 मल्टीप्लाई कितना है √3, यानी साइन 60 अंश का मान होता है रूट में 3 बटे 2 और गुणे में कितना है √3। तो देखो यहाँ पर √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा 1/2, तो साइन r बराबर आ जाएगा 1/2, 1/2 कितने अंश पे वैल्यू होती है 45 पर, साइन के सॉरी 30 पर, साइन के क्रम में ये 1/2 कितने अंश पे वैल्यू होती है 30 पर, तो ये बन जाएगा साइन 30 अंश। जब हमें तो क्या निकालना है आपतन कोण अपवर्तन कोण निकालना है r, अपवर्तन कोण r निकालेंगे तो एंगल का कंपेयर करा दीजिए, r बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री यानी कि 30 अंश। थैंक यू। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वह सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।